मुख्य अतिथि है आदरणीय दत्तात्रेय विष्णु पागिरे, नेचुरोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक भी सेवा दे रहे हैं, अहमदनगर से है। तो हम अभी डॉक्टर दत्तात्रेय विष्णु पागिरे को आमंत्रित करते, वो आए और वो अपने जो भी मार्गदर्शन है सदन में, वो आप आमंत्रित है। जी अभिनंदन सर। धन्यवाद। मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अभी हमने अविनाश जी का जो भी सेशन सुना, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सिस्टेमेटिक तरीके से सभी योग मुद्राएं सिखाई हमें, सभी योग मुद्राएं दिखाई, प्राणायाम भी लिया। 1 घंटे में ये सब करना, प्राणायाम भी लेना और योग योग भी सिखाना, ये सही में आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है। योग अलग है और हम आसन जो है वो अलग है, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन उन्होंने 1 घंटे में हमें सिखाया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और अभी हम अ, जो भी सेशन देखने जा रहे हैं, वो मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है हमारे खाने के लेकर, पोषण को लेकर। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां हमारे घर में आ रही है, हमारे शरीर में आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, बीमारियों के केसेस बढ़ रहे हैं, शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमारे समाज में जागृति नहीं है इसके बारे में कि ये सारा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां आ रही। इसका सॉल्यूशन हमारे ही पास है कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि फूड इज अ मेडिसिन। क्योंकि हमारा फूड ही हमारा मेडिसिन है, हमारा खाना ही हमारा मेडिसिन है, वो ही हमारे दवा का काम करेगा, वही हमारे मेडिसिन का काम करेगा। क्योंकि हम खाना किस तरह से खाते हैं, क्या खाते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है कि हम बीमारियों से कितना बचते हैं। उसके लिए योग भी करना पड़ेगा, प्राणायाम भी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ खाने के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि खाना ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे मांसपेशियों को, हमारे सारे जो भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स को तंदुरुस्त रखने में खाना ही हमारी मदद करता है। हम तो ऐसे जी नहीं पाएंगे खाने के बगैर। लेकिन जो खाना खा रहे हैं वो उतना ठीक है क्या, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। हम लोग पतंजलि से जुड़े हुए हैं तो हमें ज्यादा तौर पर पता है, हमें हम देखते हैं, हमें हम सुनते हैं कि खाना कैसा खाना चाहिए, खाने के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास है। फिर भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। हम देखेंगे कि अभी देखिए बच्चों के बारे में, पहले छोटे बच्चों के बारे में देखते हैं। छोटे बच्चे जो है उनको हम पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, और उसके लिए उनके लिए कुछ भी करना हम जायज समझते हैं। बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि जो भी बच्चे के माता पिता है वो सेंसिटिव रहते हैं अपने बच्चों के बारे में। तो क्या करते हैं, तो उनको अच्छी पाठशाला में भेजते हैं, अच्छा खर्चा करके, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना भी खर्चा हो जाए, लेकिन अच्छे स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए अच्छे अच्छे स्कूल में भेजते हैं। उसके बावजूद भी वहां पे भी उनका समाधान नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, अलग अलग ट्यूशन लगाते हैं बच्चों को। अलग अलग ट्यूशन रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बच्चा पूरा उसमें ही रहता है, ट्यूशन में, पाठशाला में, इस सब में रहता है। इसमें हम देखेंगे कि हम उसके ट्यूशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। उसका दिमाग का जो पोषण होना चाहिए, उसका दिमाग का जो विकास होना चाहिए, उसके विकास के लिए जो खाना उसको मिलना चाहिए, क्या वो खाना हम दे पा रहे हैं क्या? वो उस न्यूट्रिशन वैल्यू का खाना हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, उसको दे रहे हैं क्या, कि जो उसके दिमाग को तंदुरुस्त बनाएगा। यदि आपके बच्चे का दिमाग तंदुरुस्त है तो उसको किसी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी भी स्कूल में आप डालो,
फिर भी वो अव्वल का आएगा, तो पहला नंबर लेके आएगा। वो अच्छा मेहनत करेगा, अच्छा अभ्यास करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, लेकिन उसका दिमाग ही कमजोर है, उसका दिमाग का पोषण ही पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या, कितने भी ट्यूशंस लगाओ, कितना भी अच्छा स्कूल हो, तो वो क्या अव्वल स्थान ले पाएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा? नहीं। यदि उसका दिमाग ही कमजोर है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, कितने भी ट्यूशन लगाओ वो नहीं पढ़ पाएगा। तो हमें किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? उसके ट्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या उसके दिमाग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें उसके खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके दिमाग के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो यदि खाना अच्छी तरीके से खाएगा, वो उसको दिमाग को जो भी चाहिए न्यूट्रिशन वो यदि हम प्रोवाइड कर पाए, तो मुझे लगता है कि वो बच्चों को किसी भी ट्यूशन की जरूरत। हमारा जो खाना है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स है, ये सबको पता है। हम जो भी बाजार से जो भी सब्जियां लाते हैं, जो भी फल लाते हैं, उसमें केमिकल्स है, ये सबको पता है। सही बात है ना? या हम बाजार से यदि बैंगन लेके आएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल फवारा गया है, उसको खाद डाल रहे हैं आज के किसान, बहुत ज्यादा खाद डाल रहे हैं। खाद जो है वो केमिकल का बना हुआ है, उसमें जो जो भी हम फव्वारा डाल रहे हैं वो भी केमिकल्स का है। तो उसमें केमिकल बहुत ज्यादा है। तो इतना ज्यादा केमिकल यदि हम खाएंगे तो हमारे शरीर के ऊपर उसका तो असर होने वाला है, पहली बात। यदि हम वो केमिकल वाला खाना खा रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है? न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम है। कम हुआ है आज के खाने में, आज के बैंगन में, आज के सब्जी में, आज के फलों में उतना न्यूट्रिशन वैल्यू हमें नहीं मिल पा रहा है। ये तो सही बात है, उतना न्यूट्रिशन उसमें नहीं है। फिर भी हमारे शरीर के लिए तो उसकी जरूरत है। हम वो तो खाना खा रहे हैं, उसमें जो भी केमिकल है वो तो खा रहे हैं, लेकिन और भी बहुत ज्यादा केमिकल हम उसके ऊपर हम प्रोसेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चिप्स वगैरह ये सब हम देखेंगे मार्केट में, जो जो भी है, जो बेक आइटम्स है, बेकरी है, बेकरी के पदार्थ है जिसको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाला गया है, ऐसा जो जो भी खाना है उसमें क्या हुआ है, पहले ही वो जो हमारा धान है उसमें केमिकल है, उसके बाद में जो उससे बना हुआ है उसमें फिर से केमिकल डाला गया उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको अच्छा टेस्ट देने के लिए। हम क्या करते हैं, अजीनो उसमें लोग डाल रहे हैं आजकल, अजीनोमोटो उसमें डाल रहे हैं। तो बाहर का खाना, पतंजलि तो 100% बाहर का खाना को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को वही ज्यादा पसंद है, बाहर का खाना ही ज्यादा पसंद है। पहले ही उसमें केमिकल है, फिर से उसमें उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल डाला गया है। फिर उसके बाद में जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें उतना न्यूट्रिशन वैल्यू बचे उसके लिए क्या करें? कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा आपको कि यदि हम खाना खाते हैं, उसको बहुत ज्यादा तलते हैं, तेल में बहुत ज्यादा डुबो के हम उसको खाते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। कैसे? आप मैं आपको बताना चाहूंगा। हम तेल को गर्म करते हैं, तेल में भी न्यूट्रिशंस होते हैं, लेकिन हम जो तेल खा रहे हैं, जो ऑयल खा रहे हैं, ऑयल में बहुत ज्यादा केमिकल्स मिला हुआ है, क्योंकि उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, क्योंकि सारा का सारा ऑयल, हम जो सोयाबीन का सोया ऑयल खा रहे हैं या ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, जो जो भी ऑयल हम खा रहे हैं, उस सभी ऑयल में उसको प्यूरिफाई करके हमारे पास लाया गया है, फिल्टर करके लाया गया है, और फिल्टर करने में उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद में जब हम लाते हैं तो कुछ भी हम तलते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद में उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसको गर्म करेंगे तो वो हवा में उड़ जाएंगे, वो भाप के साथ भाप बन जाएगा उसका। तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे ऐसे विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है कि जो उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं उसको गर्म करने के बाद। तो हम क्या करते हैं, सब्जी को लाते हैं और सब्जी को इतना गर्म करते हैं, इतना तलते हैं उसको, तो उसका सारा न्यूट्रिशन वैल्यू हम खत्म कर देते हैं।
बहुत ज्यादा ऐसे सब्जियां हैं कि जिसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें बचना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले सब्जी मार्केट से लाते हैं, काटते हैं और फिर उसको धोते हैं। यदि हम सब्जी को काटने के बाद धोएंगे तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगा, पहले ही उसमें कम है और हम उसको कम करते जा रहे हैं। तो हमारे शरीर को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आ जाती है। ये डिफिशियंसी ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो जो भी हम खाना ला रहे हैं बाजार से लेके, जो जो भी चीजें ला रहे हैं उसको ज्यादा तलना नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं करना है। हम क्या करते हैं, उबालते हैं उसको, बहुत सारी चीजें है उसको उबालते हैं। उबालने के बाद उसमें से जो मॉलिक्यूल्स है, उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूटते हैं। हमारा खाना क्या होता है, टूटता है ज्यादा उबालने के बाद। जब हम ज्यादा उबालते हैं खाने को तो वो खाना टूटता है, और टूटने के बाद उसमें से उतना न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां आ रही। लोग सोचते हैं कि बीमारियां जो आ रही है वो सिर्फ केमिकल से आ रही है। केमिकल से नहीं, हमारा खाना खाने का तरीका जो है वो यदि ठीक से नहीं होगा तो भी हमारे शरीर में बीमारी आ सकती है बहुत ज्यादा। हमारे शरीर में आप देखेंगे कि हम खाना क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की जो जरूरत है 20%, 20% हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, 20% प्रोटीन होता है। अब आप सोचेंगे 20% प्रोटीन, 60% पानी, 60%, 60% हमारे शरीर में, 60 से 65% हमारे शरीर में पानी रहता है। पानी तो हमें कहां से लाना नहीं है, पानी तो फ्री में मिलता है। तो पानी जो है, पानी को हम अच्छी तरह से कम 3 लीटर से लेकर 5 लीटर तक हमें दिन में पानी की जरूरत है। उतना पानी हमारे शरीर में जाना चाहिए। कई कई लोग उतना भी नहीं पानी पीते। तो पानी 3 से लेकर 5 लीटर तक हमारे शरीर में पानी जाना चाहिए। हमारे वेट के हिसाब से हमारे शरीर में पानी की जरूरत है, वो हमें ठीक से लेना चाहिए। उसको तो मैं नहीं दे सकता, उसको कोई भी नहीं दे सकता, उसको आपको खुद को ही लेना है। पहला है पानी। सेकंड है कि 60% पानी है, 20% प्रोटीन है। हमारे शरीर में 20% यानी कि 100 kg, यदि आपका वेट, आपका वजन 100 kg है तो आपके लिए 20 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। 100 किलो आपका वजन है तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन किस किस चीजों से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊं। किन किन चीजों से हमें वो 20% प्रोटीन लेना है। हमें लेना होता है 20% प्रोटीन। प्रोटीन किस में रहता है, जो भी दालें हम खा रहे हैं दालों में प्रोटीन रहता है। सोयाबीन है उसमें भी प्रोटीन रहता है। हमारे वीट वीट में थोड़ा बहुत प्रोटीन रहता है। हमारे और भी, यानी कि पालक है, पालक में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन रहता है। हमारे ब्रोकोली है, बहुत सारे ऐसे सब्जियां है, फल है, उसमें भी प्रोटीन हमें बहुत अच्छी तरह से मिल पाता है। हम उतना प्रोटीन, यदि हम 20% प्रोटीन की जरूरत है तो उतना प्रोटीन हमारे शरीर में जाना चाहिए। उसके बाद में बचा, हमारे शरीर 100% है, 20%, 60% पानी है, 20% प्रोटीन है, बचा और 20%। उस 20% में 11%, 11% हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स है। विटामिन और मिनरल्स का जो भी है वो 11% है। और 9%, 9% हमारे शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, कर्ब्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है, ऑयल, सभी तरह के ऑयल जो हम खाते हैं उन ऑयल में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा, गेहूं, चावल, जो जो भी है, जो भी हमारे धान है, बाजरा, ज्वार, ये जो सब है उसमें से हमें क्या मिलता है, उसमें से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमें 20% प्रोटीन की जरूरत है और सिर्फ 9%, 9% सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट।
वही हम 30-40%, 40% तक तो हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते। बहुत सारी जगह पे रोटी चपाती, ये जो सब है, रोटी चपाती और भाकरी, ये ज्यादा खाया जाता है। और हमें जो चाहिए वो प्रोटीन उतनी मात्रा में हम नहीं खाते। तो देखिएगा, डेली के लिए, डेली हमारे जरूरत के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जो एनर्जी है हमारे शरीर में, एनर्जी बनाने के लिए, सभी चीजों से एनर्जी बनती है। हमारे प्रोटीन से भी एनर्जी बनती है, लेकिन उससे हमारे मसल्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। जो भी प्रोटीन हम खाते हैं उससे हमारे मसल्स बनते हैं, हमारी स्काल्प बनती है, यानी कि हमारे छाल जो है, हमारे छाल भी उससे ही बनती है। सारी चीजें, हमारे बाल भी प्रोटीन से बनते हैं। हमारे बहुत सारी चीजें हैं हमारे शरीर जो कि प्रोटीन की जिसको जरूरत है। हमारे किसी के बाल झड़ रहे हैं ना, तो भी उसको प्रोटीन की डिफिशियंसी से उसके बाल झड़ सकते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो इसके लिए हमें उतनी मात्रा में प्रोटीन हमारे शरीर में डालना चाहिए। दूध पीना में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है। दूध और दूध से बनी चीजें जो भी है, पनीर है, दही है, छाछ, सभी में प्रोटीन, बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन रहता है। तो उसका भी यूज हमें करना चाहिए, जो हमारी गौ माता हमें प्रोवाइड करती है, गौ माता हमें देती है। तो वो जो है दूध और उससे बनी चीजें, उसका हमें हमें और हमारे बच्चों को उसकी ज्यादा जरूरत है। तो उसको, बच्चों को हम ज्यादा दूध देते हैं। उसके कारण ही वही है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे कान्हा जी, आपने देखे होंगे कि वो दूध दूध के ही साथ हमने देखे हैं। जब उनका बचपन, हम कान्हा जी का बचपन देखेंगे तो वो सारा दूध में ही है और दूध की चीजों में ही है। क्यों वो दिखाया गया है, क्यों वो ऐसा है हमारे पुराणों में? क्योंकि हमारे शरीर के लिए उसकी ज्यादा जरूरत है, हमारे बच्चों के लिए उसकी ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। तो प्रोटीन हमें ज्यादा लेना है और कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना है। जो भी कर्ब्स है, जिसका जिसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ 9% जरूरत है, उसको हमें कम करना है। रोटी चपाती, गेहूं चावल, इसको हमें कम करना है हमारे खाने में से, और प्रोटीन वाली चीजें जो है उनको बढ़ाना है। दूसरी बात, हमारे शरीर में जो भी केमिकल जा रहा है उसको हमें रोकना है, उसको कम कर देना है। केमिकल को रोकना है मतलब कि जो भी ज्यादा प्रोसेस फूड है उसको नहीं खाना है। जिसमें भी न्यूट्रिशन नहीं है उन चीजों को क्यों खाए? सिर्फ टेस्ट के लिए, सिर्फ जबान के लिए, सिर्फ जबान के टेस्ट के लिए हमें खाने की जरूरत नहीं है। हमें खाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में हमारे शरीर में चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। हमारे शरीर का जो भी स्ट्रेंथ है उसको हमें लगातार अच्छा रखना है, हमें जवान रहना है। क्योंकि हाँ, बूढ़ा आदमी भी जवानों की तरह काम कर सकता है जब हमारे शरीर में सारी चीजें हैं, सारा न्यूट्रिशन अच्छी तरह से है। तो हमारे पतंजलि में भी बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें बनाई हुई है कि जो हम बाहर से खाने में से नहीं ले पाते, वो हम वहां से ले सकते, वहां से हमारे बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, हमारे लिए भी ले सकते हैं। तो खाने के बारे में ये सारा ध्यान हमें रखना चाहिए। और खाने के बारे में हम जो जो भी चीजें खा रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा और सात्विक आहार जब हमारा होगा तो ही हम अच्छा जीवन सफर कर पाएंगे, जीवन में अच्छा रह पाएंगे। जीवन को अच्छे से, हमें यदि जीवन का आनंद लेना है तो जीवन का आनंद लेने के लिए हमें अच्छा खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। तो उसमें फलों का हम यूज ज्यादा करेंगे। फलों के साथ साथ सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, जो भी ताजी सब्जियां हैं उनका यूज ज्यादा करेंगे। हम फ्रिज में रखे हुए खाने की तरफ आप देखेंगे तो फ्रिज में रखा हुआ खाना, उसमें से भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम फ्रिज में जब खाना रखते हैं, 1-2 दिन हम यदि फ्रिज में रखेंगे
तो वो खाना खाने में से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे न्यूट्रिशन खराब हो जाते हैं, वो खाने लायक नहीं रहते। बहुत लोगों का ऐसा मानना है, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है कि हम यदि खाना आज बनाया हुआ है फ्रिज में रखेंगे तो अच्छा रह पाएगा, कल भी हम उसको खा सकते हैं। हमारा खाना जो है वो यदि हम बनाते हैं, उसको पकाते हैं, और पकाने के बाद यदि एक 5 से 6 घंटे तक वो खाना अच्छा रहता है। 5 से 6 घंटे के बाद में वो खाना, उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद में बैक्टीरिया उसको उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो 5 से 6 घंटे के बाद में उस खाने को हमें नहीं खाना चाहिए। हम बेक आइटम्स जो बाहर से लाते हैं, ग्रेवी जो हम होटल में देखते हैं, वो तो कितने दिनों की है पता नहीं। हम जो भी बाहर से चीजें, बेक आइटम्स, वो भी हम देखेंगे तो कितने दिनों के हैं वो हमें पता नहीं। बेकरी आइटम्स के आप बारे में आप जानोगे कि बेकरी आइटम्स जो है वो कहाँ के हैं, हमारे खाने वाली चीज वो नहीं है। बेकरी की चीजें वो हमारी खाने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अलग अलग टेम्परेचर रहता है, अलग अलग वातावरण रहता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, यानी कि इंग्लैंड में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा रहती है। जो कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने बहुत दिनों तक राज किया है, तो उनका असर तो हमारे ऊपर हुआ है, हमारे ब्रेन के ऊपर भी हुआ है। तो उसको हमें निकालना है, हमारे दिमाग से निकालना है, हमें भी निकालना है, और हमारे आसपास जो लोग हैं उनके भी दिमाग से इसको निकालना है। क्योंकि हम देखे अंग्रेजों ने भी हमारे तरफ लाया है, वो हमारा डिस्ट्रॉय करके उनका हमारे ऊपर थोपा है। क्योंकि वहां पे ज्यादा ठंड रहती है, वहां पे खाना नहीं बना सकते। खाना बनाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ रहता है, सभी जगह पे बर्फ है। तो उसको हम आग जलाएंगे तो उसको आग जलाने के लिए लकड़ी वगैरह बहुत ज्यादा लगेगा, ईंधन ज्यादा लगेगा, उसको ज्यादा उबालना पड़ेगा। इसके लिए वहां वहां के लोग जो है वो ज्यादा हर रोज खाना नहीं बनाते हमारे जैसा। उन्होंने उसके ऊपर उपाय शोधा, कि उपाय बनाया कि क्या करेंगे, अब खाने को ज्यादा दिनों तक हमें रखना है या डेली खाना नहीं बनाना है। तो वो लोगों ने क्या किया कि बेकरी ढूंढ के निकाला, कि जिससे उन्होंने क्या किया कि खाना बनाया, और वो 5 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो रह सके, टिक सके। ऐसा खाना उन्होंने बनाया कि आज हम कल नहीं बनाएंगे, ठीक है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आज का बना हुआ खाना कल खाएंगे, उसको ओवन में रखेंगे, उसको फ्रिज में रखेंगे। और ऐसा करके उन्होंने ऐसा खाना बनाया कि जो वो ज्यादा दिनों तक खा सके। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे तो ठंड नहीं रहती है। हमारी गृहिणियां, हमारे घर में जो औरतें हैं वो डेली खाना बनाती है। हम डेली खाना बना सकते हैं, जब भूख लगे तब खाना बना के हम खा सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत है उस चीज की? उस चीज की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। जो बेकरी से आता है, जो 8 15 दिन उसको हम रखते हैं, ऐसे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हम डेली खाना बना सकते हैं, तो हम उस खाने को अवॉइड कर देते हैं। उसको नहीं खाना है, हमारे बच्चों को भी उसको नहीं खिलाना है, और हमारे आसपास भी जो लोग हैं उनको भी ये बताना है हमें कि उस खाने को हमें नहीं खाना है। क्योंकि यदि हम उसको बेक करेंगे, बार बार बेक करते हैं, बार बार उसको गर्म करते हैं, तो उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा निकल जाता है, उसमें सिर्फ रहता है कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ बचता है कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही उसमें बचता है, कुछ ज्यादा नहीं बचता है। और बाकी की भी बातें बहुत है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, बाकी का तो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ पेट भरने के लिए खाएंगे और एनर्जी के लिए खाएंगे। एनर्जी तो वो यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यदि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर, यदि हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो वो हमारा शरीर उसको स्टोर करके रखेगा, उसको दबा के रखेगा, कहीं ना कहीं उसको स्टोर करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा पेट के ऊपर उसको स्टोर करता है।
तो हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। पेट बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। 9% कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, हम 40% खा रहे हैं, 30% ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो पेट पेट हमारा आगे निकल के आया। हमारा शरीर जो है वो सीधी तरह से नहीं रहता है, उसका ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, कहीं कहीं बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारा शरीर ठीक से काम करे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ हमें बेक आइटम को बंद कर देना है, कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना है, और क्या खाना है? जो भी हरी ताजी सब्जियां जो है उसको हम खाएंगे, जिसमें से न्यूट्रिशन हमें ज्यादा मिलता है। यदि किसी को ऐसा भी संभव है कि हमारे आपके पास में कई जगह है, आपके घर के पीछे आगे अगल बगल में कहाँ पे जगह है, तो वहां पे आप खुद अपना अपनी जो जरूरत की सब्जियां है वो आप उगा सकते हैं। उसको केमिकल बिल्कुल नहीं डालना है, उसको न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें ज्यादा से ज्यादा है। इसके लिए हमें घरेलू खाद, गाय का जो भी खाद रहते हैं, गाय का गोबर वगैरह रहता है, उसको उसको डाल के उसको यदि हम बनाएंगे, उसको यदि उपजाएंगे, तो ऐसा खाना हमारे शरीर के लिए आइडियल है। उससे हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और हम 100 साल तक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बिना किसी दर्द के, बिना किसी सॉरी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिजीज के। हमें यदि जीना है तो हमें अच्छा खाना चाहिए। दूसरी बात, हमें केमिकल को अवॉइड करना है, केमिकल को हमारे शरीर में जाने नहीं देना है। कहां कहां से केमिकल हमारे शरीर में जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। पहला तो है पानी। पानी में से भी बहुत ज्यादा केमिकल हमारे शरीर में जाना चाहिए, जाना जाना लग रहा है, क्योंकि हम पानी को फिल्टर कर रहे हैं। आज के दौर पे फिल्टर कर रहे हैं तो सही है, लेकिन उसमें कीटनाशक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? डायरेक्टली कीटनाशक हम पानी में डाल रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बैक्टीरिया वायरस उसमें से खत्म हो जाएंगे। उसकी जगह पे आप फिल्टर बिठवा सकते हो। फिल्टर से आप 100 के टीडीएस तक का पानी आप पी सकते हो, उसमें मिनरल्स भी रहेंगे। उसका टीडीएस भी कम नहीं करना है। टीडीएस आपको 50-30 नहीं लाना है। जो भी अच्छा लगेगा पानी, मीठा लगेगा, लेकिन मीठा पानी नहीं पीना है। 100 टीडीएस का पानी पीना है, और उस पानी में से आपको मिनरल्स भी मिलेंगे और ये भी मिलेगा। और दूसरी बात कि हमें केमिकल से बचना है। जो भी एलोपैथी है, हमारे गुरुदेव जी भी हर बार यही बताते हैं कि एलोपैथी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। हाँ, कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में हमें एलोपैथी का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम में हमें एलोपैथी का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम में एलोपैथी का यूज कर रहे हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा असर हो रहा है। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जाएंगे, एक प्रॉब्लम को ठीक करने जाएंगे, तो दूसरा प्रॉब्लम हमारे शरीर में बढ़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे शरीर में बढ़ रहा है। कैसे? आप देखिएगा, यदि हम शुगर की गोली खा रहे, शुगर ऐसा प्रॉब्लम है, किसने लाया है? खुद ने लाया है। हमारा स्ट्रेस, तनाव, हमारा खाना, हमारी जीवन शैली, यही हमारे शरीर में रोग को लाता है, प्रॉब्लम को लाता है। रोग हमारे शरीर में आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है। तो हमें क्या करना है? वो उन चीजों को कम कर देना है जिससे हमारे शरीर में रोग आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। कोई कहता है मेरे घुटनों में दर्द करता है। क्यों करता है? क्यों घुटने दर्द करते हैं? क्योंकि आपने घुटनों को खाना नहीं खिलाया। घुटनों को खाना क्या चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम चाहिए, वो आपने ठीक तरह से नहीं खाया है। आपने आपके शरीर में कैल्शियम को ठीक तरह से, कैल्शियम वाली चीजें अच्छी तरह से नहीं खाई है, उसकी वजह से आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है। कैल्शियम क्या करता है? हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, हमारे हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है।
तो हमारे हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, और हमने कैल्शियम ठीक तरह से नहीं खाया है। हमने गलत सलत चीजें खा के हमारे किडनी के ऊपर इतना लोड डाल दिया, इतना लोड दे दिया कि वो पूरी तरह से हमारे शरीर का टॉक्सिन यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही। तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड क्या कर रहा है, हमारे घुटनों को, हमारे जॉइंट्स को डैमेज करने लगा है। उसकी वजह से घुटने दर्द कर रहे हैं। तो यदि हम वो किडनी के ऊपर का लोड को कम करेंगे तो हमारा यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा, हमारे घुटनों का दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन घुटनों के दर्द के लिए हमें पेन किलर, हमारे पेन किलर से तुरंत आपको असर तो मिलेगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपके किडनी के ऊपर आप और लोड डाल रहे हो, और ज्यादा प्रॉब्लम आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। कम नहीं होता है, पेन किलर लेने से कोई भी प्रॉब्लम आपका कम नहीं होगा, वो और भी बढ़ेगा। क्योंकि आपको पेन किलर, जो जो भी एलोपैथिकल दवाइयां हैं, उनको दवाइयों को कम करना पड़ेगा। दवाइयों को आप कम कैसे कर पाएंगे? बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, सर अब तो डॉक्टर ने बताया है ये दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी, मेरे को ये बीपी की दवा चालू है, मेरे को ये रक्त को पतला बनाने वाली दवा चालू है। यदि रक्त को पतला बनाने वाली दवा चालू है तो हम उसको बंद क्यों नहीं कर सकते? हम उसको भी बंद कर सकते हैं, वो भी बंद हो सकती है। हमारे बीपी की दवा भी बंद हो सकती है, हमारी शुगर की दवा भी बंद हो सकती है, सारी दवाई। कोई भी ऐसा टैबलेट नहीं है, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जो आपको लाइफ टाइम तक लेनी चाहिए, जो आपको मरने तक आपके साथ रहनी चाहिए। कोई कोई तो डॉक्टर मैंने देखा है कि वो बताता है कि ये स्टेप आपको खानी पड़ेगी। कब तक खानी पड़ेगी? आप जाएंगे तो भी ऊपर से डालना पड़ेगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं हमारे खाने से, हमारे आचरण से। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम आचरण करते हैं, उससे वो यदि ठीक रहेगा तो हम हमारे बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं हमारे बॉडी से। आप समझिएगा इस चीज को, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो आपको मरने तक खानी है। यदि आप आपके आपके खाने को चेंज करोगे, आप आपका रहन सहन, बाकी की चीजें, इन सब को यदि चेंज करोगे, आपको खाना पीना सब चेंज करोगे, तो 100% आपकी गोलियां बंद हो जाएगी। आपको कोई भी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं ये बताता हूं कि आपको यदि कोई भी गोली चालू है, कोई भी दिक्कत है आपके शरीर में, आपके पड़ोसी के शरीर में, किसी के भी, आपके घर में किसी के शरीर में दिक्कत है, तो वो यदि अपना खाना चेंज करे, खाने में कुछ चीजें ऐड करे और कुछ चीजों को परहेज करे, तो वो गोलियों से बच सकता है। कितने भी लोगों को मैंने बताया है कि आप शुगर को बंद कर दो, शक्कर को बंद कर दो। हमारे गुरुजी हर उनके हर एक सेशन में वो बताते हैं कि शक्कर को हमें बंद कर देना है। लेकिन कितने लोग शक्कर को बंद कर पाते हैं? सिर्फ सुनते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। बाबा जी को भाई हम सुनते हैं सिर्फ, और सुनने के बाद फिर 1-2 दिन तक हम देखेंगे, और 1-2 दिन तक शुगर को छोड़ेंगे, तीसरे दिन आप मीठा खाना शुरू कर। मैं आपको मीठा खाना बंद कर देना है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको शुगर बंद कर देना है, शक्कर को बंद कर देना है। शक्कर को बंद करेंगे तो मीठा थोड़ी ही बंद हो जाता है। आप गुड़ खा सकते हो, गुड़ तो है, गुड़ खा सकते हो आप। मीठे सब बहुत सारी चीजें दिया है, हमारे प्रकृति ने हमें इतनी सारी मीठी चीजें दी है जिसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि गन्ना गन्ना हम खाएंगे तो गन्ने से कोई दिक्कत नहीं, गन्ना का आप खा सकते हो, क्योंकि वो नेचुरल है। गन्ने में नेचुरल तरीके से स्वीटनर है, शुगर है। हमने क्या किया, उसको निचोड़ के उसका रस निकाल लिया। उसका रस निकालने के बाद उसको इतना गर्म किया कि उसमें से जो जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे उड़ गए, बस स्वीटनर रह गए। जो मीठापन है,
उसका वही बच गया है, बाकी की सब चीजें निकल गई। आपको पता है मीठा जब हम खाते हैं, शक्कर जब जब हम खाते हैं, तो शक्कर को पचाने के लिए कैल्शियम की जरूरत रहती है। कैल्शियम खर्च होता है हमारी बॉडी में। तो गन्ना यदि हम खाएंगे तो गन्ने में पहले से कैल्शियम मौजूद है, उसमें वो एमिनो एसिड्स मौजूद है कि जो शुगर को पचाएंगे। शुगर को पचाने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए वो गन्ने में मौजूद है। लेकिन हम यदि उसको गर्म करेंगे तो उसमें से बाकी की सारी चीजें उड़ गई, निकल गई वहां से, और हमने उसमें केमिकल ऐड कर दिया, गंधक ऐड कर दिया, बाकी की सब चीजें, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं उसमें। एक 17 प्रकार के केमिकल्स रहते हैं जो गन्ने शुगर में डाले जाते हैं, वो केमिकल उसमें डाले गए। और उसके बाद में व्हाइट वाली शुगर हमें दिखाई, वो व्हाइट नहीं रहती, वो काली रहती है, शुगर सारी काली रहती है, लेकिन उसको केमिकल डाल के, गंधक डाल के, सब डाल के उसको व्हाइट बनाया जाता है। और यदि हम वो व्हाइट शुगर हम खाएंगे तो उसको पचाने के लिए तो कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी, वो हम कहां से लाएंगे? जो भी हम दूसरा खाना खाते हैं उसमें जो जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो जो भी कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम वहां पे यूज हो जाता है जो शुगर को पचाने में। और यदि वो शुगर को पचाने में वो खत्म हो गया, वो कैल्शियम हमारा खत्म हो गया, वो एमिनो एसिड्स हमारे खत्म हो गए, तो हमारे शरीर में आपके हड्डियों को क्या चाहिए? आपकी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए। वो कहां से मिलेगा? यदि आप शुगर को बंद नहीं करोगे तो आपको, जिसको हड्डियों की तकलीफ है, जिसकी हड्डियां दुख रही है, जिसका घुटने में दर्द है, वो दर्द उसका कभी ठीक नहीं हो सकता। कितना भी कोशिश कर लो आप, लेकिन आप दर्द को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप शुगर खा रहे हो। तो शुगर खा रहे हो तो उसमें से कैल्शियम आपका निकलना जा रहा है डेली के। आपका कैल्शियम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, आपके बॉडी को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो बॉडी को मिलना है वो उसको आपने खर्च कर दिया, उसको पचाने में खर्च हो गया वो। तो आपको यदि किसी भी बीमारी से बचना है तो वो बीमारी क्यों होती है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। किन चीजों से हमें वो बीमारी हुई है, क्या हमने खा रहे हैं, क्या चीज हमारे शरीर में कम है, क्या कम खा रहे हैं, क्या ज्यादा खा रहे हैं। जो भी हम कम खा रहे हैं या कुछ ज्यादा खा रहे हैं, तो उस चीज से, वो खाने से हमारे शरीर में बीमारियां आ रही। हमें खाना भी अच्छा खाना है, उसके साथ में योगा और प्राणायाम को करना है। आप योगा, प्राणायाम और खाना, इन तीन चीजों के यदि अच्छी तरह से आप मेंटेन करोगे तो आप 100%, 100% मैं बोल रहा हूँ, किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी हो आपके शरीर में, उससे आप बच सकते हो। उस बीमारी से आप बाहर आ सकते हो खाने से ही। से उतना आइडियल खाना यदि आप खाओगे। मैंने बहुत सारे पेशेंट के ऊपर इसका यूज किया है, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने खाने के बारे में चेंज किया है। जिस दिन के मैंने अस्थमा के पेशेंट का सिर्फ शुगर बंद किया तो अस्थमा उसका ठीक होने लगा। उसका अस्थमा की गोलियां, पंप वगैरह सब बंद हो गया, सिर्फ शुगर बंद कर देने से। मैंने बहुत सारे घुटनों के पेशेंट को मैंने शुगर बंद करने को कहा, उसको लाइफ के चेंजेस करने को कहा, कुछ खाने पीने की चीजों को। बहुत सारे लोगों के घुटनों के दर्द कम हो गए, बंद हो गए। स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइन का प्रॉब्लम है, मनके में गैप है, वो गैप को आपको ठीक करना है तो खाना चेंज करो। आपके शरीर को जो जो भी चाहिए वो चीजें ज्यादा तौर पे दे दो। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आपके शरीर में जो भी अमीनो एसिड्स हैं, और उसके साथ में पॉलीसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स चाहिए। पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो भी हम खा रहे हैं, तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, वो पॉली पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हमें पॉली अनसैचुरेटेड चाहिए। मतलब कि हमारे शरीर के लिए गुड फैट की जरूरत है। वो गुड फैट कहां से मिलेगा? अलसी के बीज है, अलसी के बीज बीज में से हमें गुड फैट्स मिलते हैं। तिल, तिल से हमें गुड फैट मिलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बीन्स है। हम हम मूंगफली खाएंगे, मूंगफली में से भी थोड़े बहुत हमारे
बादाम खाएंगे, बादाम में से भी हमारे शरीर के लिए अमीनो एसिड्स मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें ओमेगाज मिलते हैं। ओमेगा हमारे शरीर के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जिसको भी हार्ट की रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, जिसको भी बीपी है, तो उसमें ये चीजें ज्यादा खानी चाहिए। जिसको बीपी है या हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसने क्या करना चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी फैट्स है उन फैट्स को कम कर देना चाहिए। फैट वाली चीजें कम खानी है, चर्बी वाली चीजें कम खानी है। जिसमें फैट्स है, जिसमें ऑयल है, तेल है, तला हुआ है, भुना हुआ है, ऐसी चीजों को हमें कम कर देना है और उबला हुआ खाना खाना चाहिए। जिसको भी हार्ट की रिगार्डिंग तकलीफ है, जिसको भी बीपी है, बीपी को आपको नॉर्मल करना है। बीपी को आप बिना गोली से, कोई भी गोली ना खा के भी आप बीपी को क्लियर कर सकते हो, आप बीपी को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यदि बीपी को आपको मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खाने में से ऑयल को निकाल देना है, ऑयल को कम कर देना है, शुगर को कम कर देना है, नमक को कम कर देना है। नमक, ऑयल और शुगर, इन जी सर। तीन चीजों को आपको, हाँ, यस। अम, अगर दमा हो तो उनके लिए भी शुगर कम करनी है? यस, दमा हुआ तो भी शुगर कम कर दी। अच्छा, तो यदि, ठीक है सर, अभी थोड़ा समय के ऊपर ध्यान देते हैं। यस यस और, यस यस, अभी और समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं हमें जो हाँ। भी यूज करनी होती है। तो देखिएगा, ये सारी चीजें जो है, खाने के ऊपर हमें ध्यान देना है। खाने को यदि हम अवॉइड करेंगे, खाने को यदि अच्छी तरीके से खाएंगे, तो हम हमारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, बीमारियों को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। यदि भविष्य में कई आपको आपका हमारा सामना होगा, तो हम आगे भी और भी बातों को हम सुनेंगे, और भी बातों को हम चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ पे मुझे मुझे जी बोलने के लिए ओम। मौका दिया गया। आदरणीय भ्राता जी, अगर आपका विषय रह जाएगा तो कल कंटिन्यूस रख लेंगे। कल जो है 7:15 बजे तक आपका कर लेंगे। जी, 6:45 से 7:15 तक कल आपका कर लेंगे, पूरा आपका विषय हो ओके जाएगा। समय का ध्यान रखना है अपन को, 6:45 से 7:15 तक। ओके ओके, जी, ठीक है, ओके। धन्यवाद, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मेहरा जी का कोई सवाल था? जी ओम, मैं यही कह रहा था कि कल इनको जो है रेगुलर किया जाए तो जो चीजें रह गई है वो पुनः आगे बढ़ जाएगी। जी ओम। तो आपकी जी बात आप। मैंने रखी। जी जी, धन्यवाद आदरणीय दत्तात्रेय जी। और आज की हमारे योग शिक्षक रमन जी, बहुत सुंदर क्लास रही। आपने जो मार्गदर्शन दिया, सदन ने सुना है और आपको कल भी सुनेंगे। मैं, चूँकि समय अपनी तीव्र गति में बढ़ रहा है, मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। जी नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि दत्तात्रेय जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात बताई। जो चीजें हम आहार के बारे में कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, हमें रोज नया, जब भी कोई मुख्य अतिथि इसके ऊपर चर्चा करते हैं, एक नया परिप्रेक्ष्य, नया पर्सपेक्टिव मिलता है। और उससे भी हमें अपने जीवन में ये चीजें जब बार बार रिपीट होती हैं, तो हम एक छात्र की तरह उसमें से कुछ चीजें अनुसरण करते चले जाते हैं। और अगर हम एक ही बार एक ही चीज को सुनेंगे तो हम, हो सकता है कि 1-2 दिन तक के उस पर करें, लेकिन बार बार जब हमें वही चीज अलग अलग तरीके से बताई जाती है, तो हम उसकी तरफ अनुसरण करने पर हम सबको सहयोग मिलता है, मदद मिलती है। तो आज के सेशन के लिए दत्तात्रेय जी का आपका बहुत अभिनंदन। और साथ ही हमारे योग शिक्षक, उन्होंने भी बहुत ऊर्जावान तरीके से अपना योग की कक्षा ली। तो और मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी मुख्य अतिथि या योग शिक्षक जब आते हैं, तो क्योंकि ये समय, हालांकि 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी समय निर्धारित किया जाता है,
उसमें भी केवल एक ट्रेलर की तरह ही ये चीजें होती हैं, क्योंकि उनका जो अनुभव होता है उसमें से कुछ ही चीजें वो हम हमारे समक्ष कर पाते हैं। उनके जो जीवन का विशाल अनुभव है उसमें से कुछ चीजें ही, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या चीजें हमारे सामने आ पाती हैं। अगर इसको समय मिलता है तो अन्य चीजें भी धीरे धीरे किसी के बारे में भी धीरे धीरे ही सामने आ पाती हैं। तो हमें इसी तरह से जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, जो चीजें हमारी संस्कृति सनातन पद्धति से और पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ मेल खाने वाली जो चीजें हैं एंड जिसके बारे में हम कई बार भूल जाते हैं, उसको हमें बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। और बार बार उस पर चिंतन करते हुए ही हम आगे किसी भी चीज को एक ठोस रूप से अपने विचारों में और अपने मन में गढ़ते हुए उसी के आधार पर हम ठोस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें नियमित रूप से बातों को सुनना है, समझना है और उसके ऊपर अनुसरण भी करना है। हमारे कल के जो विषय था उसमें कई सारे हमारे जो बातें हैं, मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो हमें मूल कारक हैं, हमें उनको समझने की जरूरत है। मूल कारक बाह्य या आंतरिक जो है, उस तरह से एक ब्रॉड विभाजन करने का प्रयास किया था कल मैंने, लेकिन अभी भी उसके मूल कारकों तक जाने की जरूरत है, रूट कॉज तक जाने की जरूरत है। तभी जाकर के हम किसी समस्या का एक दीर्घकालीन और स्थायी समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूर्व में भी इस तरफ लोगों ने प्रयास किए होंगे अपने अपने स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, लेकिन कुछ समय बाद हम कंफर्टेबल हो गए, हमें लगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कई बार हमारा जो कंफर्ट था वो केवल कुछ चीजों को देख करके ही था। और तो इसमें हमें अपने समाज में निरंतर इस चीजों पर बातचीत भी करनी है, समझना भी है कि आसपास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस पर हम अपना क्या योगदान कर रहे हैं। अपने पहले तो अपनी सुरक्षा के लिए, सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए हमारा क्या योगदान है। सामुदायिक रूप पर, व्यक्तिगत रूप में तो हम सब लोग अपने अपने कई सारे विचार हमारे मन में हो सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं करूंगा। लेकिन सामुदायिक रूप से जब तक के किसी भी व्यवस्था के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर अगर हम एक मत नहीं होते हैं और उस तरह से हम अपने कार्यों को आगे दिखाते नहीं हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तब तक के कई बार लोगों को यह भ्रांति होती है कि ये सब बिखरे हैं, ये सब इनको कुछ नहीं मालूम है। और इसको, इस संस्कृति को, समाज को भी विभाजित करने के भी कई सारे तरह से प्रयास किए गए हैं, अभी भी चल रहे हैं। उसको जातियों में बांटो, उसको वर्गों में बांटो, उसको सरकार के द्वारा भी कई तरह से अलग अलग उसमें बांटने का प्रयास किया गया, कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर जोड़ने का प्रयास होता है तो फिर वो समाज सशक्त होता है और कई बार जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी चुनौती दे सकता है। इसलिए कई बार प्रयास यही हुआ है, यही नीति रही है कि उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। और इसके हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं। समाज में ही हम देखें तो अलग अलग तरीके से तोड़ने की तरफ ज्यादा ध्यान है, व्यवस्था भी उसी तरफ बनी हुई है, जोड़ने की तरफ कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा कि ये व्यवस्था बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ये जैसा चल रहा है वैसे ही इसको चलने दें। तो पहला बात तो जरूरत यह है कि हम कारकों को समझें, कारक क्या है, रूट कॉज क्या है। रूट कॉज पर जाते हुए एक एक बिंदु पर उसकी डिटेल में व्याख्या भी करनी पड़ेगी। उसके ऐतिहासिक, उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको भी समझना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें अभी हमारे पास उपलब्ध हो जाती है नेट के माध्यम से, तो उसमें से भी छांटने की जरूरत है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही नहीं है। मैंने कल एक शब्द मैं ढूंढ रहा था तो मुझे अब ध्यान आया है। वो शब्द पश्चिमी देशों में काफी प्रचलन में आया और वो शब्द था जिप्सी। वो जिप्सी एक ऐसी जाति थी, जनजाति थी जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम था, वहां के स्थानीय कहाँ से आए,
इनके इनके जो काम करने, इनके जो तौर तरीके हैं वो कैसे हैं। और ये जो जिप्सी थे ये घुमंतु प्रवृत्ति के थे, ये गाते थे, और इनका जो मूल जो देश है वो भारतवर्ष। यहाँ से जब प्रताड़ित होकर के वो बच करके आगे निकले तो वो जिप्सी कहलाए गए, और उनको भी वहां पर कई बार कई प्रताड़ना दी गई। अभी कुछ समय पहले जब एक 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 एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ था, उसमें सुषमा स्वराज जी जब मिनिस्टर थी एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने जिप्सी जो थे उनकी जो यात्रा थी भारत से और पश्चिमी देशों तक, उसकी एक एग्जीबिशन का अनावरण किया। उसके बारे में मैंने पढ़ा और इसके बारे में जानकारी मिली कि इस तरह से भी पलायन यहाँ से होकर के उस काल में जब आक्रमण हुआ तो उसके साथ जो लोग बाहर चले गए दास बना करके, वो जब वहां से छूटे और किस तरह से दूसरी जगह पर उनको मिला तो वापस आने के लिए बहुत मुश्किल था, तो उससे वो आगे की तरफ बढ़ते चले गए और पश्चिमी देशों में वो सेटल हुए। आज भी उनको किसी और दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो अभी भी विद्यमान है, और वो अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा के उनको रखा क्योंकि उनको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ऐसा एक इतिहास है जो कि हमारे समक्ष है, जो हमें नहीं बताया गया, पढ़ाया भी नहीं गया, और किसके बारे में न कभी चर्चा की। तो इस तरह के अपने इतिहास से हमें सीखने की भी जरूरत है। और कुछ चीजें जो पूर्व में हुई थी, हालांकि हम सब कहते हैं कि हम माफ करते हैं, हम माफी करते हैं, लेकिन जो चीजें हुई हैं, जो कारक हुए हैं, उसको तो समझने की बिल्कुल जरूरत है। और जो कारक अभी भी विद्यमान हैं, उनको धीरे धीरे हटाने की जरूरत है। उसके ऊपर पहले समझ बनाने की जरूरत है, और वो कारक जब धीरे धीरे, और एक बात यह भी निश्चित हो रही है कि अब यह जो युग परिवर्तन की बात हमारे एक स्पीकर ने कुछ दिन पहले कही थी, यह युग परिवर्तन हो रहा है। इस युग परिवर्तन में हम सब लोग सहयोगी बने, सहभागी बने, और जो अपनी आंतरिक जो चीजें हैं उसको जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें, और आंतरिक रूप से अपने आप को सशक्त करें। इस सशक्तता से ही हम बाह्य ताकतों से सफलतापूर्वक लड़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज इतना ही कहना है, आज भी समय हो गया है। मुझे लगता है इस विषय पर हम आने वाले दिनों पर और चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे, और सभी के विचार सुनते हुए आगे का एक रास्ता प्रशस्त करने का कार्य करेंगे। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय श्री सर, आपके द्वारा लगातार हम सबको जो मार्गदर्शन दिया जाता है, और आपने जब हमारे माननीय नाम भूल गया हूँ, जो क्या नाम बताया आपने सर, मैं नाम भूल गया हूँ, जो जिनको कोकिल के नाम से जाना जाता था, मैं अभी मेरे दिमाग से निकल गई, उनकी बात को आपने कितना पुराना जो है उद्बोधन में बताया आपने, वो जाति जो थी उसके बारे में आपने बताया, कितना ध्यान रखते हैं और हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अगर विभिन्न जाति समूह वर्ग के धर्म के लोग का अगर कहीं ध्यान रखना है तो वो भारत में आके देखा जा सकता है, और विद्वान लोग देखते हैं। तो आपके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया सदन ने सुना। अब मैं इसी क्रम में किसी को कोई भाई बहन को कोई अपनी बात रखना हो, कोई सुझाव देना हो, मार्गदर्शन देना हो, तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय सदन, मैं अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखने का कष्ट करें। हाँ, धन्यवाद मुनिलाल जी, धन्यवाद मुनिलाल जी। आज का विषय जो हुआ, मुख्य अतिथि ने जो बातें कही, बहुत बुनियादी बातें कही, बहुत। उनकी एक दो बातें तो मेरे को दिल में छू गई कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है। हम अपना बचपन जब याद करते हैं तो बचपन में यही चीजें थी कि हर सब्जी में मूंग दाल या तुअर दाल मिक्स करते थे, और सब्जी जिसको अपन दाल भाजी बोलते
वैसे बनाते थे, और उसके साथ में या यानी ज्वार की या बाजरे की, जो जिसको आज हम सोजी बोलते हैं, उस समय में उसका कन्या करके नाम था, और बहुत बड़े पैमाने में वो खाई जाती थी। यानी ज्वार या बाजरा, उसके साथ में सब्जी और उसके साथ में दाल, यही मुख्य अन्न था। यह जो तो ग्रीन क्रांति हुई 70 के बाद में, 80 के बाद में, तब कहीं वो गेहूं की चलन ज्यादा बढ़ी, और ज्वार लगभग महाराष्ट्र में और देश के यहाँ से लगभग कम हो गया, और उसके परिणाम हो गए। दूसरा, आज के विज्ञान के परिभाषा में भी ग्लूटेन जो है, मतलब एक प्रकार की चिक्की जिसकी बनती, हम बचपन में उसकी चिक्की निकालते थे गेहूं के आटे की, और उसे पतंग और बाकी सब चिपकाने का काम करते थे। आज जैसे वो मोम की बोतल नहीं मिलती थी। तो ग्लूटेन जो है, वो ग्लूटेन गेहूं में बहुत ज्यादा होता है, और एलोपैथी के कई डॉक्टर हमारे दोस्त थे, उनका यही कहना है कि ये ग्लूटेन ही बहुत सारी बीमारी का कारण है। डॉक्टर जैन करके जो सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर रहे, डीन रहे, करीबन 6 वर्षों से उन्होंने घर में गेहूं खाना बंद कर दिया। हाँ, वो ज्वार और बाजरा इसका आटा खाते हैं, उसकी चपाती बनाते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में, और उनका कहना है कि गेहूं जितना कम करोगे घर में, उतना अच्छा रहेगा। तो ये चंद बातें जो आज के मुख्य अतिथि जी ने जो बताई, वो बहुत ही लाभकारक है, और उसको हर घर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो हम दवा खाते हैं, तो दवा दूर करने में निश्चित रूप से उसकी सहभागिता होगी। पवन सर ने जो बात कही है कि चीजों को बुनियादी, और मैं पवन सर का तो व्यक्तिगत आज मैं अभिनंदन करता हूं कि सर तो हमेशा मार्गदर्शन करती है, लेकिन उन्होंने बोला कि व्यवस्था बदलनी है। हम भी सब चाहते हैं कि सिर्फ जो प्रचलित व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को वैसा ही रख के सुधार करके मसले सुधरने वाले नहीं है। बुनियादी चीजों में जहां जहां समस्याएं है, वहां व्यवस्था जब तक हम नहीं बदलेंगे, चाहे खाने से जुड़ी हुई, किसान से जुड़ी हुई हो, समाज के से जुड़ी हुई हो, उन व्यवस्थाओं को बदलना है। और व्यवस्था परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक समाज में इस तरह से समानता की ओर जाने का, गरीबी दूर होने का, ये जो है हमारे उद्दिष्ट, ये उद्दिष्टों को यदि चलना है, उद्दिष्टों की तरफ यदि चलना है, तो व्यवस्था परिवर्तन ही करना है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पवन सर ने जैसा कहा कि उनकी बुनियादी चीजों को ढूंढना पड़ेगा कि कहां से ये तोड़ने वाली मानसिकता आ गई है, विभाजन वाली मानसिकता आ गई है। उन पुरानी चीजों को जहां जहां से ये तोड़ने वाली व्यवस्था आई है, और उसमें राजनीति वाले, समाज वाले, ये भी अपने वोटिंग के लिए जो व्यवस्थाएं, गलत व्यवस्थाएं बना दी है, उन व्यवस्थाओं को जो तोड़ने वाले तो बहुत होते हैं। सर का एक शब्द मेरे को बहुत छू गया कि तोड़ने वाले तो बहुत है व्यवस्थाओं को, समाज को विभाजन करने वाले बहुत है, लेकिन एकत्रीकरण के प्रयास करने के लिए हम यदि काम नहीं करेंगे तो है वैसा ही चलने दो, ऐसा आंख मूंद के भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से एक एक विषय लेके जैसा जैसा जब जब संभव होगा, ये योगाहार का मंच और रामदेव बाबा जी का जो मंच है, उसी से व्यवस्था परिवर्तन होने के तरफ हम बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रसूर दुबे जी। व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है, और जोड़ने का काम जैसा आदरणीय पवन सर जी ने और आपने कहा, हमें जोड़ने का काम करना है, और कैसे जोड़ना है उसकी विचारधारा हमें बदलना होगी, तभी हमारा देश का भविष्य आगे बन पाएगा। इसी क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और वो भी अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। मैं जब तक आदरणीय रवि आदित्य जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ, अपना सुझाव विचार रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी।
ये आज की कक्षा बहुत ही अच्छी रही, विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि का जो उद्बोधन था, उसके उपरांत जो आदरणीय पवन सर ने जो मार्गदर्शन किया, वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद और साथ साथ में एक जो लर्निंग हैबिट की उनकी बात है, जैसे उन्होंने जो एक एग्जाम्पल जो इसमें जिप्सी समुदाय के लोगों का दिया है, वो काफी प्रेरक एग्जाम्पल था, क्योंकि उनके साथ जो उनकी भी जो एक जिज्ञासा रही है जीवन को लेकर के, वो खुद भी इससे प्रेरित है। आज भी अगर आप उसको जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि वो लोग आज भी नित्य कहीं भी यूरोप के देशों में कहीं भी संघर्षरत हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा था तो थोड़ा थक गया हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी लोग का। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी, आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, अपनी बात रखें। रमेश सदन को नमन। आदरणीय पवन सर ने हम जो बात कही है वो हमारी सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या को समाज के स्तर पर ही उस पर हमें विचार करना होगा, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना होगा, वर्तमान को देखना होगा और भविष्य को देखना होगा कि हम इतिहास में और वर्तमान में और भविष्य में इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। इतिहास में क्या प्रभाव पड़े, वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और भविष्य में क्या होगा, इस पर न केवल हम बल्कि टीवी पर भी प्रतिदिन कुछ न कुछ इस पर चर्चा हो रही है। और ये बात जो है अब जन सामान्य में भी धीरे धीरे पहुंच रही है, तो इस बात को हमें बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, उन पर विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और इसके लिए हमें कुछ फिर नई, जैसे परिवर्तन की बात है, तो हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इस पर भी हमें गहन विचार करना होगा। जैसे कि हम उदाहरण दें कि रसायन के दुष्प्रभाव को जब हमने समझ लिया तो हमने उसके विकल्प के तौर पर बहुत सारी चीजें निकाली। हमारे किसान साथियों ने अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग चीजें निकाली है। इसी तरह से हमें अपने समाज में भी इन बातों पे चर्चा करके उसके विकल्प भी सोचना होगा जो हमें सकारात्मक रूप से आगे ले जाए। ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपका सुझाव हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। आप चिंतन करते हैं और आप एक एक बात को नोट भी करते हैं। आज जब से 2 मई से जब से हमारा दैनिक व्यवहार कार्यक्रम शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक आप हमेशा हमारे चीफ गेस्ट योग शिक्षक के द्वारा कहीं कहीं महत्वपूर्ण बातों को आप नोट करते हैं और बीच बीच में उसका आप प्रदर्शन करते हैं। आपके प्रसाद को प्रणाम। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो आदरणीय शरद वर्मा जी तक। चलिए, शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। जी ओम गुरुदेव। जैसे कि आज आहार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे महत्वपूर्ण सामाजिक जो मूल्य हैं उसके बारे में पवन सर ने सदन को अवगत कराया। इन सब चीजों को लेके हमें भी थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्रतिदिन जो भी हमारे पास हजारों प्रकार की औषधियां हैं, मैं सुबह अपनी तरफ से सदन को ये
सलाह दे रहा हूँ कि जब भी कोई अगर जैसे योगाहार पे चर्चा होती है तो हजारों स्पीसीज हैं, तो प्रतिदिन कोई भी एक स्पीसीज पे या उस पे एक जरा सा 5 मिनट का लेक्चर जरूर रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिसको हमारे अड़ोस पड़ोस में है, जिनको हम जानते नहीं हैं और उनका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे मुंह में एक छाले आ जाते हैं, तो छाले के लिए बहुत ही सरल एक दवा है जो उधर पे लगी हुई है। तो जब भी अगर योगाहार पे चर्चा होती है तो उसके साथ साथ में कोई भी एक औषधि पे एक दिन चर्चा जरूर हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आपका जो सुझाव प्रस्ताव रहा है, अभी हमारे पूर्व में यही चल रहा था, रोज हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी और बीच में बिंदुश्री तिवारी जी बिहार से, अन्य लोग औषधि का जो टिप्स देते थे रोज, बीच बीच में थोड़ा सा ये क्रम वो चेंज हो गया, पुनः जो है इसको रखते हैं। और सभी लोग कभी कोई भी अपनी तरफ से जब सदन में हम आमंत्रित करें तो जिनके पास जो औषधि हो वो अपनी बात रख सकते हैं। तो चलिए, आपने आज प्रस्ताव दिया, कल से इसको हम सदन की अनुमति से फॉलो करेंगे। और आज का कार्यक्रम, अब हम दैनिक व्यवहार कार्यक्रम समापन की ओर ले जाने के लिए आदरणीय रंजना जी को, मुंह में छाले आते हैं ना, जी 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 हाँ, जी अभी अभी औषधि के बारे में बोला गया ना, तो मुंह में जो छाले आते हैं ना, उसके लिए ये झंडू होते हैं ना, झंडू, उसके जो पत्ते होते हैं वो मुंह में चबा चबा कर वो उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, रस, वो मुंह में लगा तो वो छाले कम होते हैं। ऐसा एक अच्छा उपयोग है झंडू के पत्तों का। हाँ, मुंह में जो छाले होते हैं वो अच्छे होने के लिए ये बहुत उपयोगी औषधि है। जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सदन के सामने कि जब भी मुंह में छाले होते हैं तो एक तो वो चमेली के पत्तों को भी चबा के खाया जाता है, और दूसरा यदि आपके पास कहीं अमरूद लगा हो आसपास तो सुबह खाली पेट बस आप एक अमरूद खाने के बाद आधा घंटा तक पानी ना पिए तो उससे भी छाले बहुत जल्दी पेट की गर्मी शांत हो जाती है, और उसमें 70% तक आराम पाया गया है। अमरूद के पत्ते में, जैसा कि हमारे रघुवंश जी ने बताया और आदरणीय बहन पटाली जी ने बताया, इसमें जो फल देने के पहले जो फूल टाइप के वो निकलती बॉडी जिसको बोलते हैं, अगर अमरूद की वो पीले पीले पत्ते टाइप के होते हैं, अगर लिए जाए तो बहुत लाभदायक होते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। बस इसी प्रकार से अमरूद के पत्तों के बहुत सारे उपयोग है। प्रतिदिन एक रेमेडी अगर एक दिन खाना चाहिए तो मैं बता दूंगी। सार्थक उपयोग भी हो जाएगा और लोगों को जानकारी आएगी, अवेयरनेस आएगी, प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ेगा और पौधों का संरक्षण होगा और एक समाज में अवेयरनेस आएगी। प्लस हमारे बच्चों को भी पुरानी प्रथाओं से हम जो हमारी परंपरागत जो रेमेडी थी वो जिससे बच्चे जानते नहीं है उससे उनका वो हो जाएगा, नॉलेज बढ़ेगा। तो इस प्रकार से प्रतिदिन अगर हम एक चीज को भी पकड़ लेना, कोई भी एक समस्या शरीर की, तो नई नई औषधि जो हमारी जो विलुप्त की कगार पे उनको संरक्षण का कार्य भी की दिशा में भी एक नया कदम होगा। इसमें सदन में किसी के परिवार में, समाज में और जान पहचान में अगर कोई किसी की कोई समस्या होती है तो वो समस्या बताएं और उसी का अपन जिन सदन में जो भी उपस्थित भाई बहन है उनके पास समाधान होगा वो बता देंगे। तो उससे दो लाभ हो जाएंगे, एक तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हो सकता है कि पेट में दर्द है और सिर दर्द की हम बात कर रहे हैं तो उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। सदन में जिन भाइयों को कोई तकलीफ है तो वो लास्ट में अपनी बात रखें कि इसके लिए हमें दवा बताएं। ठीक रहेगा ना ये? बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, हम भी यही चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि वो एक डॉक्टर वाला मंच भी हो जाएगा, धरती का डॉक्टर भी होगा, फार्मर का डॉक्टर भी होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों शब्दों की सार्थकता हो जाएगी। बस मेरे सदन से इतना ही अनुरोध है। अभी आप किस फार्म पे हैं आप? निरखी? अच्छा, हाँ, सैनी में है। और वो अपन ने पौधे कहाँ लगाए हैं? वो राम लक्ष्मण म्यूट हैं आप? म्यूट निरखी में लगाए हैं? हाँ, वहाँ भी लगाया है, यहाँ भी लगाया है। यहाँ भी लगाए हैं? हाँ, चलिए,
जहाँ मंदिर डिजाइन किया है, मंदिर के ठीक सामने। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। चलिए यही पूछ रहा था, जी। हमने कहा तो हाँ, उसके पास पर एक हनुमान जी का बीच में लगाएंगे अपन। वो अपने को नहीं लगाना सर। हैं? ना वो अपने को नहीं लगाना। हाँ वो उसको पवन सर। हाँ, पवन सर जी लगाएंगे भैया, पवन सर जी के बोल रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा। पवन जी सर जी लगाएंगे, वहीं बैठ के जो है कुछ भजन कीर्तन और कुछ यज्ञ करेंगे अपन, ठीक है ना, पवन जी की जी जी उपस्थिति में। जी जी मैं उन्हीं के लिए कह रहा था। बहुत सुंदर। चलिए अब आज का जी। समापन। आदरणीय रंजना बहन जी अगर जुड़ी हैं तो आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। रंजना जी, आवाज आ रही है? चलिए, रंजना बहन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, दिनेश जी नेटवर्क में हैं? मेरी आवाज शायद पहुंच रही है। जी धन्यवाद आदरणीय जी। आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें बहन जी। जी जी। सदन में सभी को प्रणाम। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज हमारे योग टीचर ठोकर जी ने बहुत ही सुंदर कक्षा ली, और आज के हमारे चीफ गेस्ट उन्होंने भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन सदन में दिया। उन दोनों का भी मैं अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और महानुभव जुड़े हुए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय दत्तात्रेय पागिरे जी, और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय इंजीनियर टोले चंद्रा जी, आदरणीय करम कोहली जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महंतो जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय पवन मिश्रा जी, आदरणीय प्रणाल मराठी जी, आदरणीय पुण्यकांत समर्थ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रघवेंद्र पटेल जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय रमा जो, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सुजाता मेहते जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर, और आदरणीय योगा से जुड़े भाई, उन सभी का, और जितने हमारे जुड़े हुए साथी लेफ्ट हो गए, योग शिक्षक लेफ्ट हो गए होंगे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन करते हैं यहीं पे। और कल सुबह 5:30 बजे नए योग शिक्षक और नए चीफ गेस्ट के साथ मिलते हैं। तब तक सभी को ओम, सभी को सादर प्रणाम। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन जी। आपके प्रसाद को नमन। और रामकृष्ण रघुवंशी जी अपना कृषि फार्म दिखा रहे हैं जहां हम सबको देखना है। भैया रुक जाओ, भी कितना मनोहर दृश्य है। और वो मछली वाला दाना, क्या बात है। मछलियां जो है कैसे जो है अकेलियां करती हैं, तो उसका आनंद लेंगे हम सब। देखिए केला भी तैयार है, यही स्वल्पाहार में होंगे भैया केला, ये तब तक तोड़वाना नहीं। आगे हम ही लोग जो है ये केला कितना सुंदर जो है, अद्भुत दृश्य है। देखेंगे आनंद आएगा। हमें लगता है यहाँ समय बढ़ाना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम, हाँ 2 घंटे। बहुत सुंदर जो आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने जो इसको जो है सजाया है किसानों के लिए बहुत। और यहाँ मछलियाँ तो इतनी ज़्यादा अटकेलियाँ करती हैं। मैंने उनको दाना जब डाला आदरणीय मेहरा जी के साथ में, बड़ा आनंद आया। सारे सुख यहाँ हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक सुंदरता, गाय माता की दर्शन, उनका सेवा, सब कुछ, और प्रकृति का आनंद ही बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत सुंदर। चलिए आज ओ